दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसमें आप जानेंगे स्वस्थ जीवन का हमारे लिए क्या महत्व है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं और इनमें प्रमुख अंतर कौन से हैं, और अंत में आप इस अध्याय से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, और ये जो कल्याणकारी कार्य हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, घर निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्वास्थ्य क्या है, तो हेल्थ क्या होता है। दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच और समझ सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, और हम ध्यान नहीं देते हैं कि कुछ स्थितियों का संबंध स्वास्थ्य से होता है। जैसे बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे, और दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार रहने की संभावना अधिक है। तो कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य है केवल बीमारी का होना जो है स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य का लक्षण नहीं होता है, बल्कि उसके लिए जो वातावरण और परिस्थितियां भी हैं वो भी स्वस्थ होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों हम सभी ये चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना भी स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। इसलिए हम सभी को तनाव मुक्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, और ये सभी हमारे जीवन के और स्वस्थ जीवन के पहलू हैं। आइए एक अध्ययन के माध्यम से समझते हैं भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करेंगे और एक तालिका दी गई है, इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। दोस्तों भारत जो है संसार भर में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय वाला देश है, और यहाँ पर सबसे अधिक डॉक्टर तैनात किए जाते हैं, और हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या में काफ़ी कमी है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, सन 1991 में 11,174 अस्पताल, और वर्ष 2000 में ये संख्या बढ़कर 18,218 हो गई थी। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, और यह संख्या भी कम नहीं हो रही है। इसके अलावा भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और इसके कारण संचारी बीमारियां या संक्रामक बीमारियां पानी द्वारा एक दूसरे को फैलती हैं, और इन बीमारियों में 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। इसके अलावा भारत दुनिया का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है, और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो ये भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दर्शाता हुआ
एक चार्ट था और आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है। दोस्तों, भारत में प्रायः कहा जा सकता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। दोस्तों, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ब्लड बैंक आदि। ये सब बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मरीजों को आवश्यक सेवा और उसके देखभाल के लिए सुविधा उपलब्ध करा सकें। और ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, जो परामर्श दे सकें यानी कंसल्टेंसी सेवा दे सकें, रोगों की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सभी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ गए कि बीमारियों में जो है, बीमार में या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने की स्थिति में हमें उपयुक्त या सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होती हैं, जो कि बीमारियों को दूर करने में, रोगों की पहचान करने में और पहचान कर उनका इलाज करने में बहुत ही कारगर होते हैं। दोस्तों, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में असमर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। और इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, और जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हो पाती हैं। फिर भी दूसरा जो इसका स्तंभ है वो ये दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बावजूद भी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं, और ये विरोधाभासजनक स्थिति है, जो कि हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाएं देने में असमर्थ हैं। और इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, अनेक नई तकनीकों का विकास हुआ है, उसके बावजूद भी चिकित्सा सेवा या इन सेवाओं की स्थिति अत्यंत खराब होने का सबसे पहला कारण जो होता है वो जनसंख्या का अधिक होना है, क्योंकि जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है और इस कारण जो मरीज और या जनसंख्या डॉक्टर अनुपात होता है वो नहीं पर्याप्त हो पाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक हाकिम शेख हैं, उनकी कहानी दी गई है। हाकिम शेख पश्चिम बंग मजदूर के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ भी नहीं थे, और इस कारण उनको गंभीर हालत में 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया, और उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख और PBKSM ने कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया था। तो ये हमारे अस्पतालों और मरीजों की स्थिति है कि किस प्रकार से जो है वो इलाज संभव नहीं हो पाता है हमारे हॉस्पिटलों में। यहाँ पर देखिए, एक इलाज का खर्च किस प्रकार से है उसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। तो जो है, रमन बोलता है रंजन कि अरे अमन, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो?
तो वो बताता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा था। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए और वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? दोस्तों, जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, और उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। तो कुल मिलाकर जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति होती है उसको यहाँ पर कैसे दिखाया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या स्थिति होती है। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर एक है कि जब वो लड़का बताता है कि जो गरीब घर का है, अमन, वो बताता है कि जब हम सरकारी हॉस्पिटल गए तो ये बहुत अच्छा नहीं था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ थी और 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर वे लोग वापस अस्पताल गए, वहाँ पर उस दिन दूसरे डॉक्टर बैठे थे। तो कुल मिलाकर सरकारी हॉस्पिटल में जो है त्वरित सुविधाएं नहीं थी और डॉक्टर ने बताया कि इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने के लिए वह गोली दे देती हैं और वहाँ पर कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर जो रंजन है वो बताता है कि मेरा अस्पताल बहुत बढ़िया था, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी थी और मेरे उसके इलाज में 3500 रुपये से भी ज़्यादा का खर्च आया था। लेकिन अमन सोचता है कि इतना खर्च, मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये लगे थे। तो दोस्तों, रंजन को इतना अधिक पैसा इसलिए खर्चा करना पड़ा क्योंकि उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में और बेहतर ढंग से हुआ था, जबकि सरकारी अस्पताल में जो है वो उसको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली थी। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की होती हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो ऊपर कहानी दी गई थी उससे आप जान गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो याद रखिएगा, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? तो दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर यानी गांव के स्तर पर भी इनमें एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों को ज़रूरतों को पूरा करता है और जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होता है जो इन स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे कि वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका कि जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इन स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक या पब्लिक सर्विसेज क्यों कहा जाता है? तो सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या फिर बहुत कम कीमत पर देना होता है, जिससे कि गरीब लोग भी इलाज करा सकें। तो देखिए, एक प्रश्न उठता है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? तो जो सरकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं
या फिर अन्य सुविधाएं हैं जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था जो सरकार द्वारा की जाती है, उन सब के लिए हमें सरकार को कर देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इसके अलावा पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि अनेक सेवाएं से सभी नागरिकों को लाभ होता है और करों से ही विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की ज़रूरतें, और इनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं से भी, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास देने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम और अनेक प्रकार के मिसाइल कार्यक्रम जो होते हैं, इनको भी जनता के करों द्वारा प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। इसके अलावा सरकार खास तौर से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है। गरीबों के लिए सेवाएं देने का मतलब ये है कि ऐसी सामाजिक सेवाएं जिससे गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, उन्हें रोजगार दिया जा सके, इन सब का जो संबंध होता है वो सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं से होता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य है अनेक बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, और इनकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी पड़ती है। लोगों का सहयोग नहीं होगा तो ये सुविधाएं या जो सरकार की योजनाएं हैं वो असफल हो जाएंगी। जैसे मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि लोग अपने कूलरों और घर की छतों पर पानी न इकट्ठा होने दें, और हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, और कोर्ट ने हाकिम शेख के मुकदमे में कहा था कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, इसमें उनकी जान भी जा सकती थी, और यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं करता है तो इसका तात्पर्य है कि उसने जीवन की सुरक्षा नहीं दी है। तो सरकार जो है अस्पताल के लिए या उसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। दोस्तों, अदालत ने ये भी अपने निर्णय में कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिसमें आकस्मिक इलाज यानी इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों का आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालतों ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख के इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। तो इस प्रकार से न्यायालय द्वारा भी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार से वो सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है कि एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है, और यूनिसेफ जो बालकों के सुरक्षा और कल्याण के लिए एक योजना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिनको कि रोक पाना संभव है। अब आइए देखते हैं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बाद निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज हैं, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, उनके बारे में तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, और बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने और हॉस्पिटल चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी हैं ये मिल जाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करती हैं। और निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं, और काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं और पैथ लैब्स हैं जो परीक्षण करती हैं और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इनमें मुख्य रूप से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि हैं, और ऐसी अनेक दुकानें हैं जहां से हम दवाइयां भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, नाम से ही ज्ञात है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत सा धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं, और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं, और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें
देखी जा सकती हैं। तो आपने देख लिया सरकारी यानी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या प्रमुख अंतर होता है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज सस्ता होता है और यहाँ पर गरीब व्यक्ति भी इलाज करा सकता है, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं और सभी के बस की बात नहीं है यहाँ पर इलाज करा पाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं महंगी होने के बावजूद समय से इलाज उपलब्ध कराती हैं, जिससे व्यक्तियों का जीवन बच सकता है। लेकिन ऐसा कहने के लिए ही है क्योंकि सभी व्यक्तियों को यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ रही हैं। और ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दशा में लोगों को निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं और ये सभी शहरी क्षेत्रों में अधिकतर केंद्रित हैं। ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं और बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी इनका उपयोग नहीं किया जाता है और कई बार आप देख सकते हैं कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली भी पर्याप्त हो सकती है। इसके अलावा आजकल जो देखा जाता है कि डॉक्टर छोटे से छोटे इलाज के लिए बहुत ढेर सारी जांचें लिख देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का अनावश्यक रूप से खर्च भी बढ़ता है। दोस्तों, जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, ऐसा आंकड़े कहते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्च को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति बेच देते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग को ये या बीमारियों का सामना अधिक करना पड़ता है क्योंकि उनमें पोषण की कमी होती है और परिवार में पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और साथ ही जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है और बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है और कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीन वर्ग को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के द्वारा समझा गया है कि हमारे देश में केरल के अनुभव द्वारा किस प्रकार से लोग और सरकार जो है वो दोनों मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर सकते हैं। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे और राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया था। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी पूर्ति कर सकती थीं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका और इसके फलस्वरूप जल वितरण की व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया।
इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया और इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। और इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ समस्याएं बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। और इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। कोस्टा रिका का क्या तरीका है? तो कोस्टा रिका एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकारें मानती हैं कि देश में विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देती हैं। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो आपने भारत में केरल राज्य के उदाहरण और एक दक्षिण अमेरिकी देश कोस्टा रिका के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है और बेहतर जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर आइए देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। जो अध्याय आपने पढ़ा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण और जो शब्दावलियाँ हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में। तो सबसे पहले सार्वजनिक, यह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल भी उठा सकते हैं। निजी या प्राइवेट, तो वह सेवा या कार्य जिसमें किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए कोई कार्य किया जाए या आयोजित किया जाए। चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन ये वो विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय या वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। संचारणीय बीमारियां, तो ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती हैं या फैलती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि से। ओपीडी क्या है? तो ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप होता है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में आते हैं। तो ये था आज का अध्याय का 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 का दूसरा अध्याय, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और इस अध्याय में आपने विस्तार से पढ़ा कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। सरकार स्वास्थ्य में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा सुविधाओं में विकास के लिए क्या प्रयास कर सकती है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।